नमस्कार, खास मेहमान में आपका स्वागत है। बेलापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लड़ाई दिख रही है असेंबली इलेक्शंस के लिए। और इसमें एक बहुत जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जो बड़े नेता की अगर बात कर रहे हैं तो राज ठाकरे साहब का जो यहाँ पे अभी हाल ही में सभा हुई, उससे गजानन काले जो मनसे के अध्यक्ष हैं नवी मुंबई के और कैंडिडेट है बेलापुर से, उनको भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। काले साहब, बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। कुछ थैंक टाइम यू। पहले भी हम मिले थे जी, और तैयारियां आपकी जोरों से हो रही थी और अब तो बिल्कुल। पूरा प्रोसेस बहुत जबरदस्त चालू हो गया है। हाँ, जी, 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 जी। किस तरह से कैंपेनिंग चल रही है आपकी? नहीं, इस बार अभी 2 इलेक्शन का तो अनुभव है मुझे। एक मिडल क्लास फैमिली से आना और चुनाव के लिए खड़ा होना, ये काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। कोई सेटअप नहीं रहता है, कोई सिस्टम नहीं रहती है। काफ़ी कम दिन मिले थे मुझे दोनों इलेक्शन के वक़्त। तो कई बार तो 10 दिन मिला था, तो भी एक 28,000 तक वोट मिले थे। लोगों ने विश्वास दिखाया, वही विश्वास को आगे लेके जाके ये 5 सालों में हम लोगों ने इतना काम किया है कि पहले ही चरण में राज ठाकरे साहब जो शीर्ष नेता है हमारे, उनका भी एक चुनाव रैली यहाँ पे हुई। काफी बूस्ट मिला है हम लोगों को। और जैसे हम लोगों ने काफी महीनों से शुरू किया एक परिवर्तन रैली, परिवर्तन यात्रा, जिसमें हम लोग शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है लोगों में कि वो पॉजिटिव वाइब्स दिख रहा है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि कोई हमारे मूल मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है और इस मुद्दों के ऊपर राजनीति कोई करना चाहता है। क्योंकि हर कोई जो राजनीति करना चाहता है, कोई धर्म की राजनीति करना चाहता है, कोई जात की राजनीति करना चाहता है, या फिर कोई अलग ही कहता है कि इनके मैं टेंडर निकाल दूंगा, दूसरे कहते हैं कि मैंने इनके पिताजी को हराया है, तो ये क्या चीज है। तो इस दरमियान मेरे ख्याल से मुद्दों की राजनीति की बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एज अ कैंडिडेट करके मैं काफी महीनों से ये बात कर रहा हूँ, और इन मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने काम भी किया है। तो मुझे इस बार लोगों में दिखाई दे रहा है कि हर किसी को आपने चांस दिया है। ये इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जी, अक्सर ये होता है कि एमएनएस हैं तो बहुत अग्रेसिव स्टैंड्स जी, होते हैं, जी, इश्यूज, और अक्सर ये भी आरोप लगता है कि भाई असल मुद्दों पे नहीं बात की जी, जाती है। जी, बट जैसे कि आपने कहा कि आपने जिस तरह से काफ़ी इश्यूज उठाए हैं, जी, और राज साहब का भी जो इस बार का जो स्पीच यहाँ पे हुई, उन्होंने डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सब की जो बातें की है, तो एक थोड़ा परसेप्शन थोड़ा चेंज हो रहे हैं। नहीं, कैसे है, हम लोगों ने वैसे ही बातें पहले भी की थी। लोगों में एक नैरेटिव अलग प्रकार से सेट करना, ये कुछ लोगों का काम है। जो इन मुद्दों की राजनीति, मतलब जैसे राज साहब ठाकरे जी ने कहा कि 2014 में ये महाराष्ट्र की ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट की पूरे देश में आज तक अगर किसी ने प्रकाशित की है तो वो राज ठाकरे साहब और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। जिसमें हम लोगों ने शिक्षा के बारे में पूरे महाराष्ट्र में हम करना क्या चाहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में हम लोग क्या करना चाहते हैं, हॉस्पिटल है या उनकी सुविधाएं है, या रोजगार के बारे में हम लोग क्या करना चाहते हैं कि 80% जॉब फॉर लोकल की बात हो, जिसका गवर्नमेंट का ही सर्कुलर हो। तो अलग अलग मुद्दों के ऊपर अगर आप ब्लूप्रिंट भी पढ़ेंगे, वो ब्लूप्रिंट के वक्त ही सेना और बीजेपी का पूरा ये हो गया, गठबंधन टूट गया। तो उसके कारण पूरा मीडिया का अटेंशन जो था वो उस मुद्दों के ऊपर गया, और वो पूरा जो डेवलपमेंट के बारे में राज साहब ने जो ब्लूप्रिंट निकाली थी उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। मतलब जैसे राज साहब ने कल के सभा में कहा कि नासिक के बारे में जो भी एक ही हम लोगों को कॉरपोरेशन मिली थी, जी। जिसके नहीं, हम लोग स्थायी समिति के भी चेयरमैन नहीं थे काफी दिन, तो कमिश्नर भी काफी साल तक नहीं थे, 40 सिर्फ हमारे कॉरपोरेटर थे। तो जो भी नासिक का डेवलपमेंट उस वक्त हुआ, मतलब वो गोदा पार्क का रहे, चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क रहे, या फिर राज साहब ने जैसे भाषण में कहा कि 5 साल तक एक भी खड्डा एक भी रास्ते को नहीं हुआ, इस प्रकार से राज साहब ने काम किया। तो हम लोग मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। ये जो था कि अभी जैसे आपने बताया कि 10 साल हम लोगों ने आंदोलन किया, अगर वो हिंसक और दोनों मार्ग से नहीं होता तो आज वाशी और आइरोली का टोल ही नहीं माफ होता। मतलब अगर जैसे वो राजकुमार जी का डायलॉग है अपने क्रांतिवीर पिक्चर में कि पहले बात, फिर मुलाकात, और जरूरत पड़े तो लात। ये सिस्टम को अगर आप नहीं लात मारते, तो इस प्रकार की सिस्टम है कि लात नहीं मारते तो काम ही नहीं होता। ये सही बात है। और राज साहब ने बहुत प्यार से ये बात भी कही कि भाई हमने जैसे साइन बोर्ड्स के बारे जी, में भी जी। कहा कि बहुत प्यार से समझा दिया था कि हम फिर मिलने आएंगे। जी, ये जो जिस तरह से आप भी यहाँ पे लड़ रहे हैं जी, नवी मुंबई में, और बेलापुर की खास बात करें तो काफी सो कॉल्ड दिग्गज नेता हैं, जी, आपका सिटिंग जी। एमएलए हैं, फॉर्मर एमएलए हैं, पार्टी के उपनेता हैं, काफी लोग हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं?
जी देखिए, ये नेता बड़े मतलब ये सिर्फ पैसों से बड़े हैं, अकल से नहीं। 10 साल मंदाताई म्हात्रे यहाँ से उम्मीदवार थी, यहाँ से विधायक थे। संदीप नाइक जो एक परिवारवाद से आते हैं, परिवार से आते हैं, 10 साल तक ऐरोली विधानसभा के वो विधायक रहे हुए, 2009 से 14, 14 से 19। जो है उपनेता उनकी तो मैं बात नहीं, वो उपनेता है कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो पार्टी छोड़ी। उसके बाद वो कुछ तुतारी में जाने वाले थे तो 2-4 बैनर लग गए। वो भी 2014 में यहाँ से खड़े थे, 14 से 24 तक वो कहाँ गायब थे पता नहीं। ना किसी आंदोलन में 10 साल में नवी मुंबईकर ने उन्हें देखा। वो मूल नवी मुंबईकर नहीं है, वो मुंबई से थे, तो मुंबई से यहाँ आए थे, यहाँ पे कमिश्नर थे। जो भी कमिश्नर के वक्त काम किया है, जो उनकी ड्यूटी थी, वो बता रहे कि मैंने उस वक्त किया। 14 से 24 मैं 14 में इलेक्शन लड़ा, 14 से 24 तक मैंने 2 इलेक्शन लड़े, उन्होंने 1 इलेक्शन लड़ा। मैं 10 साल में बता सकता हूँ कि मैंने 10 काम कौन से किए। 10 साल में मंदाताई मात्रे नहीं बता सकती कि एज अ विधायक करके उन्होंने क्या काम किया है। उनके ना ही परिचय पत्र में भी वो आया, वो तो परिचय पत्र में आया कि मैं टॉयलेट का काम किया है, रास्ते का काम किया है, गार्डन का सुशोभीकरण किया है। जो विधायक का काम ही नहीं है, ये तो नगर सेवक का काम है। संदीप नाइक जिनका परिचय पत्र मैंने देखा, उनके परिचय पत्र में परिवर्तन, नवी मुंबईचा विकास, नवी मुंबईचा चेहरा मोर, अरे काम क्या किया 10 साल ने आपने। ये तीनों ही कैंडिडेट आप देखेंगे तो इन्होंने 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया। उल्टा हम लोग देखेंगे तो 600 करोड़ रुपए जो 8,000 सिडको के जो सोडत धारक थे, जो लॉटरी के विजेता थे, हर घर के पीछे मैंने 7 लाख रुपए कम किए। 600 करोड़ मतलब काफी बड़ी बात है। मेरे पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं है, ना मैं नगर सेवक हूँ, ना मैं आमदार हूँ। और अलग अलग जाति धर्म के लोग थे, मतलब मुझे कल परसों तो एक मैसेज ऐसे आया कि मैं कुछ पांडे या कोई शर्मा या वर्मा थे, तो मेरा वोट सिर्फ और सिर्फ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मेरा वोट सिर्फ और सिर्फ गजानन काले जी को जाएगा, क्योंकि उनके कारण मुझे सिडको में जो घर मिला है, वो घर के पीछे 6 लाख रुपए कम हुए। और स्टैम्प ड्यूटी जो थी 2.5 लाख रुपए, वो भी 1,000 हुई। मतलब 8.5 लाख रुपए हर घर के पीछे, ऐसे 8,000 फैमिलीज के, बहुत मतलब मायने रखता है। 600-700 करोड़ रुपए हम लोगों ने बचाए। मतलब आप 600 और 700 करोड़ रुपए के सिर्फ घोटाले ही देखे अभी तक आपने, और वो भी सिडको से। मतलब सिडको ये जो है, ये लेना बैंक है, ये देना बैंक नहीं है। मतलब जो भी प्रकल्पग्रस्त के नेता जो 10-10, 20-20 साल से यहाँ पे है, सिडको से एक भी मुद्दा प्रकल्पग्रस्तों का उन्होंने कभी छुड़ाया नहीं। हम लोगों ने ये काम करके दिखाया जब हमारे पास संवैधानिक पद नहीं है। मतलब हर सभा रैली में मैं जब जाता हूँ, पदयात्रा में जाता हूँ, कोई ना कोई 2-4 लोग मिलते ही है कि साहब मी सिडकोचा लॉटरी विजेता है, मैं सिडको का लाभार्थी हूँ, तो मैं मुझे आपके कारण ये मिला। और हर पार्टी के लोग हैं। मतलब 2-4 तो मुझे ऐसे फोन आए कि सर मेरे घर में 2 घर लगे। हम्म, अच्छा। मतलब एक मेरे हम्म, दूसरे भाई को, एक मेरे कुछ भांजे या इसको वगैरह वगैरह, तो और मैं ये पार्टी से हूँ, मैं उभाटा से हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मतलब उस दिन रैली में भी वो सिंबल लगा के आए थे, बेलापुर विधानसभा के लोग, काफी ज्येष्ठ नागरिक थे। वो सिंबल लगा के, अरे नहीं आप अच्छा काम करें, पार्टी कोई भी हो, हमारे हमारे कैंडिडेट आप है। मतलब ये काली साहब, पहले ये काफी परसेप्शन हुआ है, पिछले इलेक्शन में भी जो इसके 2 साल पहले, 5 साल पहले भी हुआ था कि मन से कैंडिडेट्स को या गजानन काले को इसलिए यूज किया जाता है कि भाई किसी और कैंडिडेट के वोट्स काटे जाए। इस बार तो सभी ऑलरेडी जी कूद पड़े हैं, क्योंकि जी पिछली बार नहीं थे सब। जी तो ऐसे में ये जो परसेप्शन था कि भाई सिर्फ वोट कट करने के लिए मन से कैंडिडेट हैं या गजानन काले हैं, इसको आप किस तरह से? नहीं, देखिए ये भी एक ना नैरेटिव था। हम लोगों ने उस वक्त भी 10 दिन में जो लड़ाई लड़ी थी, 28-30,000 तक हम लोग पहुंच गए थे। 10 दिन में भी हम लोगों ने इतना अच्छा कैंपेन किया। हम लोग जो भी काम कर रहे थे वो लोगों, और इसमें एक भी वोट के लिए हम लोगों ने 1 रुपया भी नहीं दिया। मतलब ये जो लोग हैं जो 10-10, 20-20 साल से चुनाव लड़ रहे, जीत रहे। मैंने बीच में इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन भी दिया था, हम लोगों ने पूरा सर्वे किया था। 15,000 वोट जो है वो दोबारा मतदार है, मतलब डबल वोटर है। 18,000 ऐसे लोग हैं जिनका पता और वो कुछ संगति नहीं है उसमें। मतलब ये 15 और 18,000 आप करेंगे तो 33,000 वोट ऐसे है जो बोगस है, जो बोगस वोटर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वहां के जो कॉर्पोरेटर है,
वो लगाते हैं। कोई बांग्लादेशी आके रहता है, कोई अलग रहता है, उसका आधार कार्ड बनाया जाता है। उसका मतलब बीच में आपने कुछ 10-15 साल पहले सुना होगा, शायद आपने न्यूज की है कि व्हाइट हाउस में भी मिला था आधार कार्ड, ये वो यहाँ पे जो तोड़ा गया था एक परिवार का, जो भी ग्लास हाउस था वगैरह, उसमें आधार कार्ड, इलेक्शन के आईडी मिले थे, डुप्लीकेट बोगस आईडी। इस प्रकार से मतलब इनकी शुरुआत ये है, ये 25,000 से आगे होती है कि 25,000 30,000 का कोठा इनका बोगस वोटों का ही है, जो अलग अलग इससे ये लोग लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको हमें तोड़ना है, तो नवी मुंबई को इस बार डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग काफी जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, राज ठाकरे साहब भी विकास के बारे में बोल रहे हैं, और नवी मुंबई में काफी ऐसे सवाल है। जो भी नवी मुंबई पाम बीच रोड से दिखती है वो नवी मुंबई नहीं है। नवी मुंबई के अंदर काफी जो सवाल है, उसमें काफी बदलाव करने की जरूरत है। आज हम लोग गए थे ये कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में, जो भी अपने को खुद को काफी नवी मुंबई के शिल्पकार बिल्पकार जो भी बोलते हैं, वो मुझे उसमें जाना भी नहीं है ज्यादा। कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में औषध बाहेरून घ्यायला सांगतात, मेडिसिन आप बाहर से लेके आए, और 4-4 5-5 10 हजार के। मुझे लोगों का फोन, मतलब ये जहाँ पे अपन लोग है, वे सेक्टर 16-18 की एक शिंदे करके, जिनका मुझे फोन आया था, वो बोल रहे 4-5 हजार की मेडिसिन मुझे साहब बाहर से लेने के लिए बोला है। बोला आप फोन दीजिए, और नहीं फोन उठाया उन्होंने, और फिर बाद में मुझे फोन आया कि मुझे मेडिसिन मिल गए। कल परसों तो मुझे दिवाले गांव से हमारे एक प्रकल्पग्रस्त है, जिनका मेरे पास मैसेज भी है, राजेश पाटिल करके। उन्होंने कहा कि साहब 4 महीने से मेरे भाई को लीवर का कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा है वहां पे, 4 महीने से वो ढूंढ रहे हैं, और काफी इमरजेंसी है। तो मैंने फिर जवादे साहब को, कमिश्नर साहब को मैसेज किया, वो अतिरिक्त आयुक्त को मैसेज किया, उसके बाद 5 मिनट में मिल गया। तो फिर मैंने जवादे साहब को पूछा, वो सर वो महंगा है, बोला आपके पैसे से जा रहा है। मतलब ना प्रकल्पग्रस्तों का मुद्दा छूट रहा है, ना नवी मुंबई का। दोनों की भी सेम कंडीशन है सॉस के बारे में। और प्राइवेट हॉस्पिटल तो परवड़ते नहीं है सर। बिल्कुल। आप अपोलो रहे, फोर्टिस रहे, रिलायंस रहे, या डीवाई पाटिल या तेरना रहे, ये गोर गरीब जो यहाँ के है, जो अभी भी कुछ निचले तबके तक है, जो हमारे प्रकल्पों के सभी श्रीमंत नाही झालेत ना सगळे, जो भी सिडकों में रह रहे, जो भी झुग्गी झोपड़पट्टियों में रह रहे, हमारे तुरबा में रह रहे, हमारे एलआईजी के जो वाशी में है घर, नेरुल में घर है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं। हमारे विधायक ऐसे है कि ये कॉर्पोरेशन का ही हॉस्पिटल है यहाँ पे। एक भी विधायक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अब तक लेके नहीं आया है। सही बात। क्या ये आपका अपयश नहीं है? एक भी विधायक एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो हर जिले में है, हर जिले में है, क्योंकि वहां के विधायक जो है वो अपनी ताकत रखते हैं सरकार को झुकाने की, वो ताकत रखते हैं सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर लाने की। यहाँ पे तो मंत्री थे, गणेश नाइक साहब यहाँ पे मंत्री थे, तो आप एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, क्यों नहीं है? ये थाना जिला के आप पालक मंत्री थे, आप एक्साइज के मिनिस्टर थे, मतलब सेकंड थर्ड पोस्ट था आपका, आपकी राज्य में आपकी ताकत थी, पवार साहब आपकी सुनते थे, तो ये चीजें क्यों नहीं हुई है? एक छोटा सा सवाल है मेरा ये। आप जिस तरह से अपना कैंपेन रन कर रहे हैं, परिवर्तन रैली जी आप निकाल रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, घरों घरों में जाके आप जी मिल जी रहे हैं, बिल्कुल। तो किस तरह से आपकी बातचीत हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं आपको और क्या रिस्पांस? नहीं देखिए, लोगों में जाके हम लोग ये मुद्दे जो बोल रहे हैं ना, तो लोग कन्विंस हो रहे हैं कि अरे ये नहीं है। अब तक इन लोगों ने चुनाव जो था ना, ये गार्डन, रस्ते, अमुक तमुक, लोगों में पहले ये अवेयरनेस ही नहीं था कि भाई ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है जी। जी, ये असेंबली का इलेक्शन है। वाटर मीटर गटर। वहां ये वाटर गटर मीटर की बात नहीं करनी है आपको। आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से या केंद्र सरकार से आपके विधायक 10-10, 20-20, 25 साल से कोई भी एक भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके नहीं आते। एक भी प्रोजेक्ट, मतलब शिक्षा के बारे में, जो भी प्राइवेट जो कॉलेजेस है, प्राइवेट स्कूल है, उसकी फीस कितनी बढ़ रही है, हर साल 15% बढ़ोतरी है उसमें। इसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए कोई तो एक कायदा होना चाहिए। हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला कि भाई इसका गवर्नमेंट ऑडिट हो। शिक्षा की पॉलिसी ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और विधायक उसमें बात करते। सही। विधायक ने इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑडिट होगा तो ये स्कूल की जो फीस है, आप देखेंगे इनके ऑडिट में करोड़ों रुपए बैलेंस शीट में दिखाई देंगे।
स्कूल वाले क्या करते हैं, ट्रस्टी खुद ही ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई क्रॉस चेकिंग नहीं रहता है इसका, और खुद ही बोल देते हैं कि चलिए 15% आप में बढ़ोतरी हो गई है। अच्छा, ये दिल्ली में हुआ है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं कि ये नहीं होगा। अगर दिल्ली की गवर्नमेंट कर पाती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? यहाँ के विधायक क्यों नहीं बात करते? क्यों बात नहीं करते? क्योंकि मंदाताई मात्रे जी की खुद का रेड क्लिफ करके स्कूल है, इनके खुद के स्कूल है, तो ये स्कूल की फीस में कम हो, ये बढ़ोतरी ना हो, ये बात ही नहीं कर सकते। खुद प्रकल्पग्रस्त के नाम से स्कूल के लिए प्लॉट लिए, उसमें प्रकल्पग्रस्तों को एडमिशन मिलता है? नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो उसमें फीस में 50% कम होती है? नहीं होती है। किसी को फ्री में आप एडमिशन देते? नहीं देते। मतलब सिडको से आप ये बात नहीं कर सकते, महानगर पालिका से ये लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें ताकत ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ये सब दबे हुए लोग हैं। ये शिक्षा के बारे में बोल नहीं सकते, ये हॉस्पिटल का जो रेट कार्ड है, जो होना चाहिए, हम लोग कहते हैं कि भाई एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में एक रेट कार्ड, सेम रेट कार्ड होना चाहिए। अच्छा, ये हॉस्पिटल और ये स्कूल के लिए आप जो प्लॉट लेते हैं गवर्नमेंट से, 1 रुपया से लेते हैं। सही. मतलब ऑलरेडी आपको उसमें तुम्हाला सवलत आहे, त्याच्यामध्ये आपको उसमें ऑलरेडी सवलत मिल रही है, मतलब प्लॉट के बारे में मिलती है, लैंड के बारे में मिलती है, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स वो आपको कमर्शियल नहीं है, आपको वाटर का बिल भी कमर्शियल नहीं है, आपको लाइट बिल भी कमर्शियल नहीं है, आपको चैरिटी है ये। हॉस्पिटल और स्कूल निकालना ये चैरिटी, ये कमर्शियल धंधा हो गया, और इसके बारे में कोई भी विधायक नहीं बात करता है। ये बड़ी शर्म की बात है कि नवी मुंबई आज पुणे के बाद सबसे बड़ा एजुकेशन हब ये नवी मुंबई है। सबसे ज्यादा स्कूल, सबसे ज्यादा कॉलेजेस, इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो, आर्किटेक्ट के हो, लेकिन शिक्षा के बारे में ये बोल नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा ही ली नहीं है यहाँ के विधायक ने। और जो शिक्षा की बात कर रहे हैं वो कभी कमिश्नर थे, तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया है। आपके हाथ में था ना, आपका कॉर्पोरेशन का ऑडिटर था, तो आपने ये प्राइवेट हॉस्पिटल के फीस के बारे में क्यों नहीं उस वक्त कार्रवाई की? आप तो बात करते ये 5%, तो साइन तो आप ही कर रहे थे, तो 2.5% आपका था क्या? मतलब 2.5% वहां पे जा रहा था और 2.5% आप ले रहे थे। उस वक्त तो आपको हमारे सफाई कामगार नहीं दिखाई दिए। आप 5, 8, 10 साल तक कमिश्नर थे, तो कोई सफाई कामगार जो स्वच्छतेचा पुरस्कार मिळाला, तो दिल्ली क्यों नहीं लेके गए हमारे सफाई कामगार को? शर्म आती है, उनके बदबू आती है उनसे। कोट खुद का शिवायचा और फोटो निकालना। कभी कमिश्नर थे तो आपके यहाँ पे कैबिन में कभी सफाई कामगार के साथ आपने एक फोटो लिया तो दिखाइए ना। अभी आपने कुर्सी चेंज कर ली है। ये ऐसे तीनों लोग हैं जो काफी बोगस बात है। अब संदीप नाइक जी के बारे में क्या बोलना है? एक रात में वेशांतर, एक रात में कोर्ट ये निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा कोर्ट चढ़ा दिया, आज से हो गए। अरे जो नीचे आपके 20, 30, 40 नगर सेवक, अरे उनका तो सोचिए, वो क्या बात करेंगे जाके कि भाई हमारे नेता ने अभी दल बदल लिया, अभी हमारा चुनाव चिन्ह ये नहीं है, हमारा ये है, काय ते पुंगी का काय ते वाजवा ते, जे काय असेल ते। ये सिर्फ स्वार्थी राजकारण, एक सेल्फिश पॉलिटिक्स चालू है। अन्याय किया, अन्याय। अरे आपके पिताजी को वहां से टिकट दिया ना, तो अन्याय नहीं है। और क्या गारंटी है कि आप आज 2-4 पार्टियां बदल के यहाँ पे आ रहे हैं, आपको विधायक का उम्मीदवारी नहीं मिली, आप चुन के आने के बाद वही पार्टी में रहेंगे? अरे द्या बॉन्ड पेपर लिहून। मैंने तो 2 बॉन्ड पेपर निकाले थे, जो मेरे नामांकन रैली में मैंने बोला कि भाई प्रकल्पग्रस्तों का अगर प्रश्न घरांचा नाही सुटला, या फिर अलग जो सवाल आहे उनके 12.5% भूखंडाचा, तर मी बॉन्ड पेपर लिहून देतो, माझ्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा 420 हाय हिम्मत, इनमें हिम्मत है ये कि ये लिख के दे। ये लिख के देंगे भी झूठे, क्योंकि यही वादे इन्होंने अपने अपने जो जाहिरनामा है, जो इसमें काफी हर साल की है, उसके ऊपर चुनाव लड़ा, प्रकल्पग्रस्तों के वोट लिए, लेकिन उनके बारे में एक सवाल नहीं पूछना है। क्या प्रकल्पग्रस्तों का जीआर होना चाहिए ना? आप एक बार चुन के दीजिए, मैं प्रकल्पग्रस्तों को आश्वासन देता हूं, क्या जीआर होना चाहिए और उसमें क्या शब्द होने चाहिए ना, ये गजानन काले डिसाइड करेगा। काले साहब, ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं काफी जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन जब चुनावी आंकड़ों में अगर आते हैं तो मन से
सभी सेक्शन सभी कम्युनिटीज़ को एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि काफ़ी इश्यूज हो चुके हैं, चाहे महाराष्ट्रन हो, बाहर के हो, नॉर्थ इंडियंस हो, कम्युनिटीज़ को लेकर हो, ये सब मुद्दे भी मनसे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। नहीं देखिए, मुझे तो लगा था पहले कि ऐसे होगा। मैंने बोला कि एक पांडे करके मुझे मैसेज कर दिया, एक सोनकर करके मुझे मैसेज कर दिया, एक शर्मा वर्मा मुझे मैसेज कर दिया। काफी हमारे बंगाली लोग हैं, मतलब उस दिन मेरे रैली में एक साजिद शेख करके कार्यकर्ता था। उसने पूरे अपने बदन पे आगे पीछे वो गजानन काले मनस्य गजानन काले, तो मैंने बोला ये लोग देख रहे हैं, लोग इस बार कैंडिडेट देखेंगे, लोग इस बार पार्टी या पार्टी का विचार नहीं देखेंगे, इस बार कैंडिडेट देखेंगे। बेलापुर विधानसभा में आज किसी की भी वेव नहीं है। जो वेव में मंदाताई चुन के आई थी वो वेव नहीं रही है अभी। अभी लोग देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो हमें उपलब्ध है या नहीं। मंदाताई तो उपलब्ध नहीं है। संदीप नाइक जी तो अभी भी 2-4 पुलिस वाले लेके वो बाजू हो बाजू हो बाजू। अरे आप जिला अध्यक्ष थे, कैंडिडेट तो ये आपका और है 10, 20, 25 पीए, उसके बाद आपको कितने लोगों के पास संदीप नाइक जी का मोबाइल नंबर है, कितने लोगों के साथ कमिश्नर साहब का मोबाइल, वो तो उस वक्त कमिश्नर थे तो फोन नहीं उठाते थे, ये विधायक होने के बाद क्या फोन उठाएंगे कौन जाने। तो हर कम्युनिटी में मैं दिख रहा हूँ ना। मैं उस दिन सानपाड़ा में 8 तारीख को राज साहब की रैली थी, मैं 7 तारीख को सानपाड़ा में घूम रहा था, मेरी रैली भी थी, प्रचार रैली, और उस वक्त कॉम्बिनेशन हो गया, चलो लोगों को इन्विटेशन भी दे देंगे कि भाई 8 तारीख को साहब की रैली है, आइए आइए आइए। तो मुझे एक शेख साहब करके उनके घर में मैं गया, उनको थोड़ा स्ट्रोक भी आया था बीच में, वो अपने व्हील चेयर पे थे, तो मिलो साहब थे तुम्हें, बोला बेटा मैं एक भी रैली राज ठाकरे साहब का मिस नहीं करता, एक भी रैली बोले। जब से मुझे स्ट्रोक आया मैं टीवी पे देखता हूँ, नहीं तो कोशिश करता हूँ महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जाके खुद की गाड़ी चला के मैं खुद जाऊं। देखिए ये मुद्दे लोगों को कन्विंस हो रहे हैं। राज ठाकरे साहब एक अलग सोच रखते हैं, एक अलग बात करते हैं और निडर होके बात करते हैं। मतलब ये लाचार नेता नहीं है, ये लोगों में गया है। मतलब मोदी साहब के सामने शिवाजी पार्क जो शिवतीर्थ है वहां पे बोलना की मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला पाहिजे आमच्या गड किल्ल्याचा। मतलब लोग क्या करते हैं, यहाँ की राजनीति क्या चालू है, मला आमदारकी द्या, नाहीतर मी पार्टी छोड़तो, नाहीतर मी हे करतो, नाहीतर। हमारा नेता क्या बात कर रहा है कि महाराष्ट्र का डेवलपमेंट पंतप्रधान मोदी साहब से हो तो ही हम समर्थन करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक अलग सोच है, अलग बात है, और ये बात लोगों में आज जा रही है। हर जाति समाज के जो मैं लोग देख रहा हूं, मतलब सेक्टर 50 में मेरा ऑफिस है, अलग अलग लोग हैं काफी समाज के। वो बोलते नहीं हमें आप जैसे वेल एजुकेटेड आदमी चाहिए जो निडर होके बात करे, और इन लोगों को अगर उनकी भाषा में समझाना है तो नवी मुंबई को गजानन काले लगेगा। नवी मुंबई को कोई, देखिए अभी जो भी कमिश्नर साहब आपका टर्म हो गया है, आपका एज नहीं है, आप आके ये तो घर घर 50 घर घूम नहीं सकते सर। मतलब जो परिवारवाद से आते हैं ना वो भी 2-4 किलोमीटर चल नहीं सकते, सुबह नहीं होती है इनकी जल्दी, क्योंकि फैमिली से मिला हुआ है, ये सब चीजें है। ये जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कम्युनिटीज सब आ रही हैं, लोकसभा इलेक्शन में आप लोग चुनाव में उतरे ही नहीं थे, आपने बीजेपी को समर्थन किया था, आपका कहना था कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। जी अब आप इलेक्शन में उतरे हैं तो ऑब्वियसली बीजेपी के अगेंस्ट भी आप लड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है। जी लेकिन ओवरऑल एक ये परसेप्शन भी आता है थोड़ा कि चाहे राज साहब हों, हालांकि आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी पे थोड़ा सॉफ्ट है और बाकी लोगों पे काफी आप लोगों का रोष है। इनफैक्ट आपका ये भी कहना है कि भाई वही जीतेंगे, सीएम वहीं से आएंगे, सब है। तो फिर लोग आपकी तरफ क्यों करें? देखिए मैं मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में तो नहीं जाना चाहता, वो तो स्पोर्ट्स पर्सन भी है ना, राज ठाकरे साहब तो वो सोचेंगे, वो जो बात कर रहे हैं लोग। लेकिन ग्राउंड पे हम लोग सभी पार्टी, मतलब महायुति रहे महाविकास आघाड़ी रहे, उसके खिलाफ साहब ने कैंडिडेट दिए, मतलब और उसके खिलाफ ये साहब ने बताया, बिल्कुल बताया है कि हमारे चुन के आते हैं तो हम महायुति का जो गठबंधन है उसको समर्थन देंगे। जी बिल्कुल जो भी है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पे जो राजनीति की, मतलब जो भी उनके शीर्ष नेता है
जो राजनीति उन्होंने महाराष्ट्र में की 2.5 साल में, वो तो राज ठाकरे साहब को पसंद नहीं आई। इन मुद्दों के बारे में भी ये है, लेकिन साहब ने कहा है कि भाई हम महायुति का जो गठबंधन है उसको समर्थन देंगे, लेकिन शर्तें भी रहेगी ना उस वक्त। हम शामिल होने वाले नहीं होने वाले सवाल है, हम बाहर से पाठिंबा देणार है नहीं देणार है सवाल है, किन मुद्दों के ऊपर देने वाले। महाराष्ट्र में भाई ये चीजें होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने मराठी राजभाषेचा अभिजात भाषेचा दर्जा, जो सालों से लड़ाई लड़ रही थी, राज ठाकरे साहब के समर्थन से मोदी साहब ने लोकसभा चुनाव के बाद 2 महीने में ये चीजें की है। आज वाशी का ऐरोली का टोल नाका बंद हुआ है ना, आज 5 एंट्री पॉइंट बंद हुए ना। अगर किन मुद्दों के ऊपर अगर मुद्दों के ऊपर राजनीति हो तो गठबंधन, ये बात नहीं रहती है। लोगों को क्या मिल रहा है, अगर हम किसी का समर्थन करते तो महाराष्ट्र की जनता को क्या मिल रहा है, लोगों को क्या मिल रहा है, नवी मुंबईकर को क्या मिल रहा है, ये मेरे ख्याल से सवाल है। अगर मैं यहां से विधायक हूं, महायुति की सरकार आती है, महायुति की सरकार में मैं राज ठाकरे साहब जी को बोल देता हूं कि साहब माझ्याकडे एसटी डेपो के लिए 5 एकड़ की जगह है, 20-20, 25-25 साल से वो जगह मिली है। हमारे यहाँ से पश्चिम महाराष्ट्र में लोग जाते हैं, कोंकण में हम लोग जाते हैं, वाशी हाईवे से लेके बेलापुर हाईवे तक लोग अपने माँ बाप को लेके, अपने बेटी बेटियों को लेके, अपने परिवार को लेके, वहां पे शेड नहीं है, ऊन वारा पाउस, कोई भी सेफ्टी नहीं है, वहां पे लोग खड़े रहते हैं। डेपो की जगह है, वो डेपो की जगह के ऊपर एनक्रोचमेंट है, वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई भगा नहीं रहा है वहां से। तो मैं आमदार करके ये एसटी महामंडल मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है उसको मैं बता सकता हूँ ना एज अ विधायक करके कि भाई राज साहेब आपण ह्या मुद्द्यावर यांना पाठिंबा द्या, मुझे ये चाहिए। मुझे नवी मुंबई में जो प्राइवेट जो स्कूल है उसका जो गवर्नमेंट ऑडिट होना चाहिए। अगर 5-10 साल तक नहीं 1 रुपया भी नहीं बढ़ता है तो हम किसको समर्थन कर रहे हैं, ये तो मुद्दा गौनी हो जाता है। अगर एसटी डेपो हो जाता है तो हम किसको समर्थन कर रहे हैं, ये मुद्दा तो गौनी हो जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल का रेट कार्ड हो, मैं सबसे बड़ी एमआईडीसी नवी मुंबई है, लेकिन गांव गांव में जाइए आप, जो प्रकल्पग्रस्त नेता खुद को बोलते हैं, गांव में भी बेरोजगारी है, कॉलोनी में भी बेरोजगारी है। जैसे उस दिन भी राज साहब ने कहा कि नवी मुंबईची मुलं मुंबई में जाना पड़ता है। मतलब आप यहाँ से दहीसर जा रहे हैं, आप यहाँ से मागाठेने जा रहे हैं, आईटी के आप यहाँ से करते हैं और आप हैदराबाद चले जाते हैं, आपको बैंगलोर जाना पड़ता है। तो अगर 4,500 कंपनियां यहाँ पे है तो हमारे बच्चों को आधे घंटे में ट्रैवल करके यहाँ पे क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है। अगर ये मुद्दे छूटते हैं तो मेरे ख्याल से ये मुद्दों का कोई बात नहीं कि हम किसको समर्थन कर रहे हैं या किसकी सरकार के लिए समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है लोगों को आज इंटरेस्ट क्या है, मैंने नितिन गडकरी साहब का बीच में सुना था, आप कौन सी गाड़ी में घूमते हैं ना, ये लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। सही। और आप क्या कर रहे हो, वो लोग आपके आने के कारण मेरे जीवन मान में एज अ नवी मुंबईकर करके या एज अ महाराष्ट्रियन करके कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो लोग ये बात देखते हैं कि आप क्या कौन सा ब्रांड का वॉच घूम रहे हो या कौन सी गाड़ी में घूम रहे हो, या लोग सोचते हैं कि भाई ये इसको मैंने 10 साल दिए है, मैं इसका मूल्यांकन करूं। आज संदीप नाइक जी 2014 से 19 जो भी थे, 9 से 14 तक 10 साल थे। आज दीघा की क्या परिस्थिति है सर, दीघा की झोपड़पट्टी है, उसका पुनर्वसन हो ना हो, कितने हजार वोटर है वहां पे, लोग रहते हैं एमआईडीसी की जगह पे। आज रबाले देखिए, आज ऐरोली देखिए, आज घणसोली कोपल, एक प्रोजेक्ट नहीं है। आपको लगता नहीं है कि जो स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करते हैं एमपीएससी यूपीएससी के बच्चे या फिर जो भी कंपटीशन के लिए, आपको लगता नहीं है कि आप उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोले। मैं यहाँ पे 2-4 जगह पे नेहरू और ये जगह पे गया था, भाजी मंडी में एमपीएससी और यूपीएससी का लाइब्रेरी रखा हुआ है, वहां पे 300 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यूपीएससी के एमपीएससी के टेबल नहीं है ठीक से, एक पंखा, 10 बच्चे का यहाँ पे 18-18, 16-16 घंटा उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने प्रिपरेशन किया था यूपीएससी का, ये एक्सीडेंटली मैं यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा होशियार हूँ कि मुझे जीआर बीआर सर्कुलर सब समझता है। 16-16, 18-18 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है। आप सादे यहाँ पे स्पर्धा परीक्षा की जो तैयारी करते हैं उनके लिए एमपीएससी यूपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ये सिडको ने बोला था कि जो भी बच्चे प्रकल्पग्रस्त है उनके लिए भी हम एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। कहाँ पे है, कोई इसकी बात ही नहीं करता है, कोई मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति यहाँ पे नहीं करना चाहता है। सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन, शब्द द्यायचे, शब्द पाळायचे नहीं। अभी तो पैसे बांटने शुरू हो गए। मैंने उस दिन रैली में दिखाया था, पहले छतरियां बांटी गई थी जब आचार संहिता नहीं थी,
बीच में तो कचरे के डिब्बे बांटे गए और डिब्बे के ऊपर भी लिखा गया अमुक अमुक प्रतिष्ठान संदीप नाइक प्रतिष्ठान। अरे क्या राजनीति कर रहे हैं आप? क्यों समझ नहीं है आपको? आपने जो काम किया है वो जाके बताइए ना। आपको क्यों डब्बे बांटने पड़ते हैं? क्यों आपको वो थर्मास बांटने पड़ते हैं? क्यों आपको ये छतरियां बांटनी पड़ती है? क्योंकि आपने काम नहीं किया है। काले साहब, ये जो अगर फाइनल बात करें वोटिंग की, क्योंकि फाइनली उस पर डिसाइड जी होने जी वाला है। जी, अराउंड 4 लाख वोटर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से 2 लाख तो कम थे, 2 लाख पर थे। 50% तक वोटिंग जी करीब जी होती है, जी, 2 लाख। बिल्कुल। और इसमें ये 3-4 जो खास ये कैंडिडेट हो है, रहे, तो बहुत क्लोज होने वाला, फाइट मतलब होगी। 50-60 के आसपास, 50-60 हजार के आसपास के वोट्स का है। जिसने कॉर्नर डिसाइड होगा। कर लिया उसने कर लिया। इसके लिए आप किस तरह से प्लान कर रहे ये सर मैंने ना 30,000 तो मेरा बेस ऑलरेडी है, 28-30,000 का। हैं? जी जो गई बार हम लोग सिंगल लड़े थे, जी मतलब गई बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना थी, जी एक बाजू में कांग्रेस और राष्ट्रवादी थी। अब शिवसेना के 2 गुट हो गए हैं, राष्ट्रवादी के 2 गुट हुए, मतलब एक बाजू में अभी 3 पार्टियां हैं महाविकास आघाड़ी की। मतलब शिवसेना उभाटा है, खुद राष्ट्रवादी के जो है वो उम्मीदवार है यहाँ से, और कांग्रेस है। यहाँ पे भी 3 पार्टियां, शिंदे गठ है, भारतीय जनता पार्टी है अजीत दादा की। हम लोग आज भी सिंगल लड़ रहे। 30,000 का मेरा जो बेस है, 5 साल मैंने काम किया है सर। उस वक्त तो सिडको का मुद्दा नहीं था। जो 8,000 फैमिलीज है, वो 8,000 फैमिली से 4 से 5,000 फैमिलीज आज नवी मुंबई में रही है। मतलब 20,000 तो वो ही ऐड हो जाएंगे जो मेरा 28,000 का ऑलरेडी बेस है। जो कामगार है हमारे, मैंने 135 करोड़ रुपए 15 साल में जो नहीं मिले थे। 2 कमिश्नर के वक्त हम लोगों ने मोर्चा आंदोलन किया। अमित ठाकरे साहब खुद 3-4 किलोमीटर चल के आए। पहले ठाकरे थे जो इस प्रकार से मोर्चा में नवी मुंबई में आए। उन्होंने आंदोलन करने के बाद, मतलब पहले इसमें चरण में हम लोगों ने 45 करोड़, बाद में हम लोगों ने 90 करोड़, अमित ठाकरे साहब आए थे, 135 करोड़ वो किए। सायन पनवेल हाईवे का मुद्दा रहे, हम लोगों ने विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम, जिसकी बात राज साहब ने भी की, जी ये एक ही ऑडिटोरियम है। दूसरा जो हो रहा है वो 10 साल से, तो उसका पहले 30,000 की टेंडर, उसके बाद 40,000, उसके बाद 50,000, आज 80,000 तक टेंडर गया है जो आयरोली का जो ऑडिटोरियम होने वाला है। लेकिन नींव कुछ नहीं रखी, सिर्फ वो ईंटें रखी गई। बाकी जैसे महाराष्ट्र भवन की बात 10 साल से हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन हम लोगों ने किया। वो जो बोर्ड लगा हुआ है वो हम लोगों ने लगाया। लेकिन मंदाताई बोल रही है कि अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। अभी घाई घाई में जाके वो भूमि पूजन कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र भवन नहीं हुआ। मतलब ताई जो है वो 10 साल में आपने उद्घाटन करने चाहिए 10 चीजों के, तो वो अभी भी 10 चीजों के बारे में सिर्फ भूमि पूजन ही हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों में ये विश्वास है, जो 30,000 लोगों ने मुझे गई बार वोट दिया, उसमें से एक भी वोट सर कम नहीं होगा। क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई मैंने वोट देने के बाद 5 साल गजानन काले ने काम किया, 5 साल गजानन काले ने सिडको के लिए काम किया, कामगार के लिए काम किया, पूरे नवी मुंबई के लिए काम किया है, बुक्स बांटे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र महोत्सव लिया है, मतलब आगरी कोली जो हमारे बांधव है, ब्रास बैंड महोत्सव, इसको बड़ा स्टेज देने का काम कभी इनके दिमाग में नहीं आया। हम लोगों ने लिया। अमित ठाकरे साहब खुद आए थे, हमारे राजू पाटिल साहब जो आगरी कोली समाज से ही है वो आए थे। अभी सीनियर सिटीजन के लिए 4-5 चीजें मैंने की सर। हेल्पलाइन नंबर, मतलब जो भी सीनियर सिटीजन नवी मुंबई में रहते हैं, उनकी बेटियां और बेटे, या फिर उनके जो भी साथ में जो रहने वाले लोग हैं, वो आज देश परदेश में रह रहे हैं या फिर स्टेट के बाहर रह रहे हैं, दोनों ही घर पे है। उनको मेडिसिन, अगर रात बेरात में मेडिसिन चाहिए या हॉस्पिटल में उनको जाना है, तो कोई लेके जाने वाला नहीं है या कोई केमिस्ट आके देने वाला नहीं। हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर ये किया कि भाई आप फोन कीजिए, हमारा वॉलेंटियर वहां पे आएगा। काफी लोगों में उसकी प्रशंसा हुई। देखिए हमें रोज फोन आते हैं 2-4, लेकिन लोगों में ये गया कि नहीं, ये सीनियर सिटीजन के लिए। हमें वराड निकाले लंदन ला एक सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए नाटक का आयोजन किया है। हम लोगों ने अभी भी दिवाली पहाड़ का जो कार्यक्रम किया सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए। मैं उनमें मेरे माँ बाप देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं बिन माँ बाप का आज लड़का हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैंने मतलब नाम ही दिया कि गजाननाचा कर्तव्यनामा। मैं जाहीरनामा, वचननामा, जो वचन देना है वो पालना ही नहीं है तो कशाला है। मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। मैं सामाजिक राजनीति में हूँ कि भाई मुझे ये करना है। हम लोगों ने दिया कि सभी नवी मुंबई के रेलवे स्टेशन में वो स्वयं चलित यंत्र हो। किसी को नहीं सुझा, मैं लोगों में जाता हूँ तो
समझ आता है कि भाई ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमारे मुद्दे हैं। जैसे मैंने कहा कि मासड़ी मार्केट वाशी का काफी सालों से बना हुआ है। जो हमारे आगरी कोली जो माताएं भगिन जो आए थे बाहर थामता, मैं गया, उन्होंने बोला अब तक बेटा हमारा उद्घाटन नहीं हुआ, उनको लेके तुरंत मैं गया, दूसरे दिन उसका ओपनिंग हो गया और आज वो अंदर बैठ रही है। पंखा है, काफी ओटा बेटा है। हम लोगों ने राहुल नगर में, हम लोग बेलापुर में गए, 2-2 5-5 साल से पानी नहीं, 10-10 20-20 दिन से पानी नहीं। मैंने बात की, पानी आ गया, 24 घंटा पानी है। क्या लगता क्या है? आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको लोगों के लिए काम करना है। हमारी इच्छा शक्ति है नवी मुंबई के लिए। हम एक चांस मांग रहे हैं, एक चांस। जो 25 साल में नहीं हुआ ना, वो हम लोग 1 साल में करके, अच्छा हम लोगों ने करके भी दिखाया ना, जब हमारे पास पद नहीं है। इनके पास तो पद था, आज कहने के लिए बातें नहीं है तो थरवास बांट रहे। अभी पैसे भी शायद शुरू हो जाएंगे, महिला बचत गटला एवढे, ये मंडल को एवढे हे, याला तेवढे। अभी लोगों को डिसाइड करना है कि आपको ये वोट बेचने हैं आपके, या आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं, या आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं जो आपके इसमें परवड़े आपको, या आप अच्छा रोजगार चाहते हैं अपने बेटी बेटियों को। ये डिसाइड करने वाला इलेक्शन है नवी मुंबई के लिए कि आज नवी मुंबई का नेतृत्व आपको किन के हाथों में देना है। जिन्होंने 10-10 साल 20-20 साल आपने दिए, उन्होंने कभी भी ये काम के ऊपर काम नहीं किया, इन मुद्दों के ऊपर काम नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर नवी मुंबई की राजनीति हो, नवी मुंबई का काम हो। अभी नवी मुंबई करके युवा को डिसाइड करना है, यहाँ के ज्येष्ठ नागरिक है, महिला है, इनको डिसाइड करना है कि भाई हम ऐसे प्रतिनिधित्व को इस बार चुनाव में जीताने वाले हैं जो पार्टी आप बाजू में रखिए, आपका विचार बाजू में रखिए। इस बार आप कैंडिडेट देखिए, आप कैंडिडेट देखिए, उसकी क्षमता देखिए। ये तीनों कैंडिडेट आए मेरे स्टेज पर, एक अलग स्टेज नवी मुंबई कर लगाए और इनका विजन बोलिए। है हिम्मत इनमें? इनमें हिम्मत ही नहीं है सर, क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं किया है। इसीलिए तो ये परिस्थिति आई है कि शिक्षा के बारे में कुछ नहीं होता है, रोजगार के बारे में, आरोग्य के बारे में, एसटी डेपो के बारे में, जो हमारे प्रकल्पग्रस्त है उनके बारे में 25-25 साल से जीआर है तो अर्धवट है तो फ्री होल्ड के बैनर लग जाते हैं कि नवी मुंबई फ्री होल्ड हो गई है। लेकिन नवी मुंबई फ्री होल्ड हुई क्या? तो नवी मुंबई फ्री होल्ड नहीं है। सिडको ट्रांसफर चार्ज, मैंने बीच में तो ये गणेश नाइक साहब गए थे, शायद वो 500 स्क्वायर फीट का जो घर है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स माफ हो गया। क्या हुआ है? नहीं हुआ है। लोग आज भी जाते हैं कॉर्पोरेशन में तो बातें नहीं हुई है। आज आपका घर का लाइट बिल पहले कितने साल पहले क्या था, आज यूनिट का दर बढ़ गया, रेट बढ़ गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये सब सवाल है जो एक विधायक, मैं राज्य शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, तो मुझे मालूम है कि विधायक का काम क्या है, कॉर्पोरेटर का काम क्या है, एक एमपी का काम क्या है। सिर्फ मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं मेरा अभ्यास भी है उसके बारे में। जी बिल्कुल। काले साहब, बहुत अच्छे से आपने अपने पॉइंट्स रखे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सर। आपको। और ये थे गजानन काले, इनका यही कहना है कि कैंडिडेट्स दे के लोग वोट करें और इन्हें एक चांस दें। और इसे ये वचन नहीं कह रहे हैं, कर्तव्य कह रहे हैं। जनता डिसाइड करेगी कि उसका क्या फैसला है और बहुत जल्द होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक आपको यू भी सर, काले साहब। थैंक यू। खास मेहमान में अब इतना ही, अगली बार नए मेहमान के साथ। नमस्कार।